स्वागत है आपका। इनकम टैक्स का छापा पड़ा। कहा गया कि कर्नाटक के एक मंत्री के पास से 7.5 करोड़ रुपए नकद मिले। इनका नाम डीके शिव कुमार है। कहा गया कि ये पैसे करप्शन के हैं। पता पूरी जांच के बाद ही चलेगा, लेकिन जांच और उसके नतीजे के इंतजार की जहमत कोई नहीं उठाना चाहता। बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि यह करप्शन का केस है। कांग्रेस ने कह दिया कि यह डराने की कार्रवाई है। गुजरात के कांग्रेसी विधायकों ने भागकर बंगलुरु में ही शरण ले रखी है, लिहाजा पूरा केस उसी से जुड़ गया। सवाल यह नहीं है कि करप्शन पर कार्रवाई क्यों हो रही है, स्यापा कार्रवाई की टाइमिंग पर है, उसकी जगह पर है। यूं भी डीके शिव कुमार के आर्थिक प्रोफाइल की जानकारी सबको है बहुत पहले से, लेकिन कार्रवाई अब हुई। इसके पहले बिहार में लालू परिवार पर ऐसे ही छापे पड़े। उससे भी पहले वीरभद्र सिंह पर घेरा डाला गया। पूरब में ममता बनर्जी के सिपहसालारों को भी सांस लेने की फुर्सत नहीं दी गई। अच्छा है, अगर करप्शन मिट रहा है तो उसे मिटना ही चाहिए, लेकिन हम फिर से कहेंगे कि चर्चा उसकी टाइमिंग पर है और उसके निशाने पर है। आज की हमारी चर्चा इस बात पर भी कि ये सारे छापे सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही क्यों होते हैं। तो पहले आज की खबर बताएं कि आयकर विभाग ने कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री समेत 3 नेताओं के 39 ठिकानों पर छापेमारी की। ये तीनों उन्हीं विधायकों की मेजबानी कर रहे हैं जिन्हें टूट से बचाने के लिए गुजरात से बंगलुरु लाया गया है। कार्रवाई के समय और तौर तरीकों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठा रही है। इनकम टैक्स की कार्रवाई जायज हो सकती है, लेकिन रेड की टाइमिंग ने सरकार की नीयत को सवालों में जरूर ला दिया है। गुजरात में जिस तरह से राज्यसभा की जोड़तोड़ चल रही है, उन सब के बीच कर्नाटक के मंत्री डीके शिव कुमार के घर में रेड विपक्ष की नजर में संयोग नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि उसे अपने विधायकों को बचाने के लिए बेंगलोर भेजना पड़ा है, लेकिन वहां भी दबाव बनाया जा रहा है। राज्यसभा में इस मसले पर न सिर्फ हंगामा हुआ, बल्कि ये सवाल भी उठाया गया कि 15 करोड़ का ऑफर देने वाले बीजेपी नेताओं के घर छापेमारी क्यों नहीं हुई। बांटने का आरोप आपकी पार्टी पर है, हमारी पार्टी पर कोई आरोप बांटने नहीं। वो तो आप बांट रहे हैं। जो आपकी पार्टी के लोग पैसे बांट रहे हैं उन पे रेड करो। ये जो 15 करोड़ लोग 15 करोड़ ऑफर कर रहे हैं उन पे रेड, उनके घर पे रेड करो, न कि उनके घर में। लेकिन सरकार की दलील है कि न तो रिजॉर्ट पर रेड हुई है और न ही दूसरे विधायकों पर। छापेमारी सिर्फ कर्नाटक के मंत्री के ठिकानों पर हुई है। Minister of Karnataka was being searched since he had gone and parked himself in the resort. The resort certainly is not an immunity area where he can get an immunity from the laws, and therefore they have gone there to take him to his residence. He has been now taken to his residence and is being interrogated at his residence. टाइमिंग को लेकर सवाल बीजेपी की नई सहयोगी पार्टी के भी हैं और दूसरी विपक्षी पार्टियों के भी। लगता है कि रेड का टाइम पॉलिटिकल हो, लेकिन अगर उनके विरुद्ध कुछ मामले बनते हैं, कुछ रहस्य निकलते हैं, तो ये महत्वपूर्ण होगा और हमें उसका इंतजार है। Directorate can go for raid, but the timing, the context, it indicates some political motivation behind this raid. विपक्ष की नजर में दरअसल ये पूरा कुचक्र गुजरात से राज्यसभा की तीसरी सीट जीतने को लेकर रचा गया है। बीजेपी के पास 2 सीट का जनादेश है और कांग्रेस के पास 1 का। इसी के जरिए वो अहमद पटेल को राज्यसभा भेजना चाहती है, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि उसकी झोली में तीसरी सीट भी आ जाए। इसी बीच गुजरात राज्यसभा चुनाव में नोटा लागू करने का फैसला भी कर लिया गया। वैसे तो ये फैसला चुनाव आयोग का है, लेकिन इसके लिए भी सवाल सरकार पर ही उठ रहे हैं, क्योंकि नुकसान की आशंका इसमें भी कांग्रेस को ही है। मनीष शुक्ला, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। तो कर्नाटक के मंत्री डीके शिव कुमार के घर छापे के बाद कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला और इस मामले में दिशा निर्देश जारी करने की मांग की। जब उन्हें मालूम है कि वहां क्योंकि
हमारे एमएलएस को धमकाया जा रहा था गुजरात में, हमारे एमएलएस को डराया जा रहा था, उनके परिवारों को धमकाया और डराया जा रहा था। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि उनको बेंगलुरु ले जाया जाए। और इनको मालूम है कि हम हिफाजत की वजह से वहाँ ले गए थे, लेकिन फिर भी ये हमारे एमएलएस में भय पैदा करना चाहते हैं। और हमें ये शंका है कि ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उनको अरेस्ट किया जाए ताकि 8 तारीख को वोटिंग में वो शामिल ना हो सके। तो हमने ये चुनाव आयोग के सामने रखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आज की चर्चा इस बात पर है कि जो छापे हो रहे हैं क्या वो राजनीति से प्रेरित है, भ्रष्टाचार मिटे या हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, रेड हो, जो दोषी हैं या जिन पर शक है वो अपनी कार्रवाई सारी एजेंसियां पूरी करें, वो भी ठीक है। लेकिन अगर ये राजनीति से प्रेरित है तो फिर गंभीर सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था है वो इससे चौपट होती है। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, साथ ही आदिल सिंह बुपाराय हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, अभय कुमार दुबे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शरीक अहमद हैं, लीडर है बीएसपी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोपाल कृष्ण जी, सवाल आपसे ही है, ऐसा क्यों है कि एक के बाद एक जितनी भी रेड पड़ रही है, जितनी भी एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, उसमें लाइन से सिर्फ विपक्ष के नेता ही हैं। तो ऐसे में जब सवाल ये उठते हैं कि अब आईटी को और इन एजेंसियों को फिर से तोता बना लिया गया है, तो ये आरोप कितने वाजिब हैं? गोपाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए फिर आएंगे उनके पास। आदिल, आप बताइए, जो रेड आज हुई उसके बाद आप लोगों को नाराजगी किस लिए है? जेटली साहब कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक ऑफेंस है, आपराधिक जो आर्थिक अपराध है उनकी जांच हो रही है, तो इसमें आपत्ति क्यों है? देखिए सोनी साहब, आज हिंदुस्तान में एक चीज सिद्ध हो गई है कि लोकतंत्र का दिन दिहाड़े हत्या की जा रही है भारतीय जनता पार्टी से। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इनका निशाना है राज्यसभा इलेक्शंस, जहां वो अपने ये सारे जो षड्यंत्र अपनाए जा रहे हैं, जो गुजरात से शुरू किए गए थे। जब पहले इन्होंने 15 करोड़ रुपए हमारे विधायकों को ऑफर किए, जब उन्होंने रिफ्यूज किया तो उधर के लोकल पुलिस ऑफिसर्स को इनके घर भेजा गया, हमारे विधायकों और उनके परिवारों को धमकाया गया, उन्हें डराने का प्रयत्न किया गया। तो आज तो विधायकों को नहीं टच किया गया ना, भारतीय जनता पार्टी आज उन विधायकों से कहां कुछ किया गया, कहा गया है? मैं आपको बता, ये सोनी साहब मुझे बोलने दीजिए, मैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। अब जब सब कुछ फेल हो गया है, इन्होंने सेंट्रल एजेंसी इनकम टैक्स को भेज दिया ये रिजॉर्ट जहां हमारे विधायक रहे हुए हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने कमरों में भी छापे मारे हैं जहां हमारे विधायक रहे थे। इन्होंने उन कमरों में भी इनकम टैक्स के लोगों को भेजा, इनकम टैक्स के कर्मचारियों को भेजा। और आप ये देखिए, ये हिंदुस्तान में कभी पहले नहीं हुआ कि सीआरपीएफ एक सेंट्रल फोर्स को इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ भेजा गया है। नॉर्मल प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये होता है कि लोकल पुलिस को इत्तला की जाती है और लोकल पुलिस आके इनकम टैक्स के कर्मचारियों की सहायता करती है। पहली बार हिंदुस्तान में सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्स को भेजा गया है एक रिजॉर्ट पे, सो दैट हमारे विधायकों को डराया जाए। ये दिन दिहाड़े लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी के हत्याकांडों को और इन्हें करारा जवाब देगा। और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को बताना चाहूं, जो कोशिश करना चाहे कर ले, अहमद पटेल साहब राज्यसभा जीतेंगे और राज्यसभा आएंगे। गोपाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहा हूं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत ऑब्जेक्शनेबल है और अहमद पटेल वो सीट हार जाएं, इसके लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है और एजेंसी का राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। देखिए, अगर षड्यंत्र किसी ने रचा है तो वह कांग्रेस ने रचा है। गुजरात में उनके एमएलए को रहना चाहिए, वहां पे इतनी त्रासदी मची हुई है, वहां पे लोग 224 लोग उस वहां पे फ्लड के अंदर उनका डेथ टोल हो चुका है। एमएलए को अपने क्षेत्र में रह के काम करना चाहिए और अब वो 15 दिन तक गायब रहेंगे और केवल इलेक्शन के वोट के लिए, और उनको अपने एमएलए पे विश्वास नहीं है क्या? तो यह सब बातें उनने की है। और यह जो आज की जो रेड है वो कोई ये तो है नहीं कि इन्होंने तो 3-4 दिन पहले वहां पे अपने एमएलए को भेजा, यह तो पूरी इन्वेस्टिगेशन कई दिन से चल रही थी। और 982 करोड़ का शिव कुमार जी मंत्री के ऊपर पेनल्टी तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने लगाई थी। वो अलग मामला। तो यह तो
पूरा इन्वेस्टिगेशन पहले से चल रहा था। नहीं, वो गुजरात के 982 एमएलए करोड़ को वाला कुछ मामला अलग है। इसमें लेना देना नहीं था, उनके ऊपर वो 982 करोड़ वाला मामला वो अलग इसी है। के ऊपर है, वो इसी नहीं, जो वो रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट ने गलत तरीके से जमीन एक्वायर वो कर रखी है, इसी उसका रिजॉर्ट मामला के है। ऊपर गुमराह है। कर रहे और हैं, अगर ये वो गुमराह कर मामला रहे है हैं। तो फिर ये शिव दोनों कुमार के डिफरेंट बाकी के विषय कामों हैं, पर छापा क्यों? डिफरेंट मुद्दे हैं। देश को गुमराह ना करिए अग्रवाल साहब। तो वो और वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है, डिफरेंट जैसा कि मुद्दे दूबे हैं जी तो, हमें कह लेकिन रहे है हैं। तो इसी रिजॉर्ट का। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि शिव कुमार ये जो इनकम कर्नाटक टैक्स के मंत्री अथॉरिटीज ने हैं वो ऑन गलत एलिजेड कामों एवेजन में पे छापा involved किया है। हैं। 5 दिन पहले राज्यसभा की इलेक्शनों से पहले आप दोनों को मिक्सअप ना करिए। तो यही बीजेपी यही 9.5 अपनाती है करोड़ देश को वहाँ पे गुमराह करने कैश के मिले, लिए। उसका आप explanation बताइए, नहीं देंगे व्यापम आप। में किसी के छापा मारा है आपने अभी तक? नहीं, मेरी बात पैनामा गोपाल गेट जी, में रमन सिंह के गोपाल घर जी, पे वो छापा सवाल- मारा गया है। एक मिनट, उसके लड़के के घर पे, उनके बेटे के घर पे पहले छापा हमारी मारा है बात आपने। सुनेंगे। आदिल जी एक मिनट रुकिए। व्यापम में मुख्यमंत्री के घर पे छापा मारा है आपने। आदिल जी एक मिनट रुकिए। गोपाल जी, जो आप कह रहे हैं 9.5 करोड़, कहीं पे 7.5 करोड़ की बात आ रही है, उसका जवाब तो एजेंसियां मांग ही रही होंगी, तो वो जवाब अभी यहाँ पर नहीं आ सकता। लेकिन सवाल ये टाइमिंग को लेकर है कि ऐसा क्यों है कि पहले केजरीवाल जी कह रहे थे कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ममता बनर्जी ने कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लालू यादव ने कहा कि डराने धमकाने के लिए, राजनीति के लिए सारे रेड डाले गए, और अब कांग्रेस भी यही कह रही है। हाँ, अब सुन लीजिएगा, ये बीच में ना बोले, अगर ऐसे बात करनी है तो कोई फायदा नहीं होता। हाँ, ठीक है, सुन बोलिए आप, लीजिए। वो नहीं बोल रहे हैं आप कह रहे हो कि लालू यादव कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, तो यह सारे अपोजिशंस को इन्होंने, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि 60-65 साल जो इन्होंने सत्ता में रहे, चाहे प्रदेश में रहे चाहे केंद्र में, इन्होंने भ्रष्टाचार खुल के बिल्कुल भ्रष्टाचार की बेइंतहा पैसे करे। अब लालू यादव के पास नॉन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज है। अब ममता बनर्जी को नारदा स्कैम, और इसमें आप देखिए, और फिर अब ये इसकी पैसे मिल रहे हैं, कैश मिल रहे हैं। इनके नेता राहुल गांधी तक पे तो भ्रष्टाचार के आरोप है, सोनिया गांधी के सारे हैं। आप अगर इतना ही मोदी जी भ्रष्टाचार पे के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक्टिव हो आरोप गए हैं, हैं। रुकिए आदिल जी, सहारा आप बिरला रुकिए। डायरी में मोदी जी आदिल का जी, आप नाम लिया रुकिए। गया है। गोपाल जी, अगर आप वाकई सहारा भ्रष्टाचार बिरला को मिटाने के लिए ही काम कर रहे मोदी जी का हैं और इसमें राजनीति सीधा नहीं नाम लिया है, गया तो है। सहारा डायरी के मामले में क्यों नहीं कुछ होता? व्यापम पर सब खामोश क्यों बैठ गए हैं? मोदी जी का ये सीधा खाली सीधा चुन नाम चुन लिया के गया है। निशाने क्यों बनाए देखिए, जा रहे हैं? बताइए, देश सारा क्या भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष कोई में ही क्यों पैनामा है? गेट कोई में भी खामोश आपके बैठा। मुख्यमंत्री के बेटे का नाम है। आदिल साहब, मैं आपके पास आऊंगा तब आप पैनामा बोलिएगा। गेट अरे जो आदिल साहब, जब मैं आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा, सरकार प्लीज। में इन्वेस्टिगेशन किया था। हाँ, बोलिए ये तो गोपाल जी। अब बीच में शोर मचाते रहेंगे तो नहीं, फिर तो आप नहीं, वो मचाते चुप हैं, रहिए। आप बोलिए, अपनी बात पार्लियामेंट बोलिए। चलने नहीं देते, आप बोलिए। सब चीजों को लिंक कर देते हैं। अब आप बोलिए। आप बताओ कि इन्हें पहले एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, हाँ, कि इनका 5 करोड़ कैश दिल्ली में मिला, कैसे मिला? इन्वेस्टिगेशन पहले से चल रही थी। उसके ऊपर जो रिजॉर्ट उनका है, वहां पे वो उसके ऊपर कांग्रेस की खुद की सरकार ने पेनल्टी लगाई है। और जब आईटी के लोग गए तो वो एक पेपर फाड़ते हुए मिले, वो भाग के वहां रिजॉर्ट में छुप गए, और वहां पे रिजॉर्ट में वो उनको जब उनको पूछने इन्वेस्टिगेशन करने गए तो पेपर फाड़ते हुए मिले। आईटी वाले ऑफिशियल्स ने रिलीज किया है कि वो फटे हुए पेपर्स के साथ इनको वहां से लेके इनके घर लेके गए। और क्या किया? तो आईटी रेड करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, इसमें एमएलए गुजरात के, इससे इसका क्या मतलब? ये तो कर्नाटक के एमएलए। हाँ, ठीक है कि आप, लेकिन जो इशू है कि इसमें इशू को क्यों नहीं आप एड्रेस करते? इतने लालू यादव कहेंगे कि हाँ, मुझ पे आईटी और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। अरे, आप ये नहीं बता रहे कि मैंने 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से ले ली, मैंने शेल कंपनियां कहां से खरीद ली, मैंने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। पे भ्रष्टाचार वाली कंपनी, उसका जवाब नहीं दे रहे। क्यों मुझ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? माफ कीजिएगा, हाँ, उस गोपाल जी, इन्वेस्टिगेशन गोपाल जी, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अभय जी, ये जो आरोप लग रहे हैं कि इस वक्त सरकार ये जितनी एजेंसियां हैं उनका राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है, ऐसा नहीं है कि ये आरोप सिर्फ बीजेपी पर लगे हैं, पूर्व की जितनी भी सरकारें रही हैं उन सब पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। अगर ये इतना ही ऑब्वियस है तो फिर ये हंगामा अब क्यों? देखिए, पिछली कांग्रेस सरकार जब सीबीआई का या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का इस्तेमाल करती थी तो वो दरअसल कुछ नेताओं को मैनिपुलेट करने के लिए वो काम किया जाता था, और ताकि एक किसी खास ज़रूरी मौक़ों पर उन नेताओं का
और कुछ पार्टियों का समर्थन केंद्र सरकार को बचाने के लिए या मजबूत करने के लिए जीता जा सके। आपको ध्यान होगा कि यूपीए सरकार जो थी वो दोनों ही पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कत बनी रहती थी, चाहे वो एटमी नीति वाला मामला हो या और कोई मामला हो, कुछ समस्या इस तरह की बनी रहती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस हथकंडे का जब इस्तेमाल किया है तो उसने बहुत ही दूसरे तरीके से हथकंडे का इस्तेमाल किया है। उसने भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई को ही राजनीति के एक औजार में बदल दिया है, और ये अपने आप में एक दिलचस्प भी है और साथ में अफसोसनाक भी है। अब आप देखिए ना, संसद में जो बहस हो रही है उसको देखिए। जो विपक्ष का नेता है वो खड़े होकर कहता है कि आप 15-15 करोड़ रुपए बांट रहे हैं। सरकार की तरफ से उसका खंडन होता है या नहीं होता, सरकार उसका कोई विशेष रूप से खंडन करने की जरूरत भी नहीं समझती। पत्रकारों में सब लोग जानते हैं कि इस तरीके से विधायक खरीदे जाते हैं। ऐसे आरोपों की जांच क्यों नहीं होती? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, छोटा व्यक्ति नहीं है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, गुलाम नबी आजाद ये बात कह रहे हैं और सरकार इस बात को सुन रही है। सारे पत्रकार जानते हैं कि एमएलएस को किस तरीके से खरीदा जाता है, पूरी राज्यसभा के चुनाव किस तरीके से होते हैं। तो ये सब चारों तरफ राजनीतिक निर्लज्जता का माहौल है, और निर्लज्जता के माहौल में सत्ता पक्ष भी शामिल है और विपक्ष भी शामिल है। दूध का धुला हुआ इनमें से कोई भी नहीं है। हमारी आज एक नागरिक के तौर पर और एक मतदाता के तौर पर हमारी स्थिति यह है कि एक तरफ सार्वजनिक शौचालय है और दूसरी तरफ कचरे का ढेर है। हम बीच में खड़े रहने के लिए मजबूर हैं और दोनों तरफ से बदबू जो है वो हमारे ऊपर हमला कर रही है। ये स्थिति बहुत ही अफसोसनाक स्थिति है। देश की संसद में विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि आप 15-15 करोड़ रुपए बांट रहे हैं, सत्ता पक्ष को उसका खंडन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये बात अपने आप में बताती है कि हमारा लोकतंत्र कहां चला गया है। शारिक अहमद हमारे साथ हैं। शारिक, आप बताइए, क्योंकि ये जो दौर है एजेंसियों के जरिए राजनीति का जो आरोप है, ये कोई नया मामला नहीं है। एक छोटी सी बात और मैं जोड़ दूं। हाँ। अभी गोपाल जी कह रहे थे कि साजिश कांग्रेस कर रही है कि उसने वहां से विधायकों को लाके यहां पर रख छोड़ा, या कोई बाढ़ के लिए वहां होना चाहिए। गोपाल जी भूल गए हैं कि जब 90 के दशक में उनकी सरकार, उनकी बीजेपी की सरकार वहां टूटी थी, तब सारे बीजेपी के विधायक जो है खजुराहो के एक रिजॉर्ट में रखे गए थे। तब उनको खजूरिया कहा जाता था, और जो सरकार का समर्थन कर रहे थे उनको हजूरिया कहा जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी भी ये सारे काम कर चुकी है, लेकिन जब अपने पर आती है तब याद नहीं आता ये सारी चीजें। खैर, और आज गुलाम नबी आजाद ने एक और बात कही है, नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और बात कही है कि आज जो आप हमारे साथ कर रहे हैं, आगे चल के ये आप ही के साथ होगा। तो ये इंतकाम की राजनीति है जो कि चलती रहेगी। चलिए, हमारे साथ शारिक भी हैं। शारिक, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि जिस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, इस पर आपकी पार्टी की ओर से भी कई बार एतराज आया है। देखिए, ये जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है वो सीधे सीधे ये बताता है कि राजनीति का लेवल कितना गिर गया है। जिस तरह से जो भी अपोजिशन की जितनी भी पार्टीज हैं उनके लीडर्स को किस तरह से सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा ही एक बहुत ही एक ऐसे दोराहे पे खड़े हो गए हैं जहाँ पे लोकतंत्र ही पूरा का पूरा खतरे में नजर आ रहा है। आप उठा करके देखिए कि हिमाचल से जो हमारे वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, वो कितने केसेस कहाँ कहाँ लड़ रहे हैं, उसकी लिस्ट में अभी आपको बताना अगर चलूँ तो आप खुद जो है सरप्राइज हो जाएंगे कि एक मुख्यमंत्री कितने कितने केसेस फेस कर रहा है। उसके बाद आप चले जाइए पूरब में किस तरह से ममता बनर्जी के साथ क्या क्या हो रहा है, ये आप सब ने देखा। बिहार में क्या हुआ और लालू प्रसाद यादव को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है वो आप सब देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव वो एक चेहरा है जो भी इस तरह की ताकतें हैं उनसे लड़ने का सबसे ज्यादा अगर इस वक्त कोई दम दिखा रहा है तो वो लालू प्रसाद यादव है। उनको रोकने के लिए, उनको हर तरह से हतोत्साहित करने के लिए पूरी सरकार एक तरफ हो गई है। अब आप घूम करके चारा खाने वाला चेहरा भी तो है। चारा वाला तो है, जो चारा वाला कनेक्शन हो कि अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करे, चारा खाने वाला चेहरा है, चारा खाने वाला चेहरा है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि जो भी कुछ गुजरात में 2002 में हुआ था, सब लोग एक एक करके जो बरी होते जा रहे हैं। 2005 में कुछ हुआ था, कुछ किसी का कहीं पे सिलेक्टिवली पकड़ करके उनका एनकाउंटर हो जाता था, उसमें सब एक एक करके बरी होते जा रहे हैं। तो आखिर किया किसने था उसको? जब सब ये बरी होते जा रहे हैं तो ये किया किसने था? तो चेहरा जो है बनता और बिगड़ता है, उसमें अभी आप मेरिट में मत जाइए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी की ये जो घटना हुई है कर्नाटका में, किस तरह से एक रिजॉर्ट में छापा मारा गया और सीआरपीएफ का इस्तेमाल किया गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। कर्नाटका की पुलिस को कोई कानो कान खबर नहीं थी कि इनकम टैक्स के लोग सीआरपीएफ के लोगों को आकर के वहां पे छापा मारेंगे। तो ये मैं प्रधानमंत्री मोदी को आपके चैनल के माध्यम से ये उनके ही भाषण याद दिलाना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम इंडिया फर्स्ट
करेंगे, इंडिया फर्स्ट पे नजर रखेंगे और मैं टीम इंडिया बनाऊंगा भारत के सारे मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर के। ये किस लिहाज से, किस तरह से टीम इंडिया बनाना चाहते हैं, आप ये देखिए कि क्या किस तरह का लेवल हो चुका है। मणिपुर में, गोवा में, बिहार में किस तरह से लोकतंत्र का गला घोट करके किस तरह से सरकार बनाई जा रही है। क्या सिर्फ सत्ता प्राप्ति एकमात्र लक्ष्य रह गया है राजनेताओं का? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो कहीं ना कहीं जो बाकी बहुत ही सोचने की बात है। उतना ही दोष है, वरना सरकार बनाने की कोशिश तो हर पार्टियां करेंगी। अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो ये है कि हमारे साथ तो हमेशा से होता आया है, भ्रष्टाचार को हमारे साथ हमेशा से होता आया है। 1995 से लेकर के आप उठा करके इतिहास देख लीजिए कि जब हमारी सरकार मुलायम सिंह के साथ थी 1995 में, तब भी हमारे विधायकों को तोड़ा गया। 1997 में भाजपा ने हमारे विधायकों को तोड़ा और उसके मास्टरमाइंड अभी इस वक्त जो है बिहार में और वेस्ट बंगाल के गवर्नर बन के बैठे हैं, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के स्पीकर होते थे। उसके बाद 2002 में भी 2003 में भी हमारे विधायकों को तोड़ा गया। बाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे डिफेक्शन को इनवैलिड करार दिया था, हालांकि उस वक्त तक चुनाव करीब में आ चुके थे। इस तरह से तो हमारी पार्टी, ठीक है शारिक भाई, सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हमारी ही पार्टी रही है। शारिक भाई, किस तरह से, ठीक है शारिक भाई, ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचार को राजनीतिक हथियार बनाया जाता है तो उससे दो मकसद हल होते हैं। पहला मकसद तो स्थानीय किस्म का है, चाहे वो बिहार में राजनीति करने का सवाल हो, कर्नाटक में राजनीति करने का सवाल हो, या हिमाचल प्रदेश में करने का सवाल हो, या गुजरात में करने का सवाल हो। दूसरा मकसद ये है कि एक बड़ा संदेश सारे देश की जनता को देने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष पूरा का पूरा भ्रष्ट है। और जब विपक्ष के ऐसे नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लगातार जिन पर छापे पड़ रहे हैं, जिनकी जांचें हो रही हैं, जिनके खिलाफ सीबीआई पड़ी हुई है, प्रवर्तन निदेशालय पड़ा हुआ है, जब जनता उनके मुकाबले नरेंद्र मोदी की शख्सियत को देखेगी तो उसे हमेशा लगेगा कि यह शख्सियत कितनी चमकदार है और इस शख्सियत का कोई विकल्प नहीं है। ये शख्सियत जो है टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना फैक्टर है। बाकी सारे के सारा जो राजनीतिक समाज है, सारे नेता हैं, सारे के सारे नेता भ्रष्ट हैं। ये लगातार जो छापे की कार्रवाइयां हो रही हैं, इससे एक बड़ा संदेश और जा रहा है। इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, गोपाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। और साथ ही मुझे लगता है कि इस बात का जवाब देना आपके लिए जरूर मुश्किल होगा कि आप जो चुन कर सिर्फ वही लोग क्यों जो आपकी पार्टी के विरोध में हैं। अगर नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार ने अपने एफिडेविट में, गोपाल जी आवाज आ रही है आपको? अभी तक तो आ रही थी। गोपाल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए आदिल आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए सोनी साहब, मोदी जी ने इलेक्शनों से पहले एक नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज मैं भाजपा से एक सवाल पूछता हूं, व्यापम में क्या हुआ, जहां उनके मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर का आप रोल अलेज किया गया है। आप पैनामा गेट में देख लीजिए, जहां आरोप है और मोसैक फंसेका के रिकॉर्ड्स में आया है कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के बेटे का फॉरेन बैंक अकाउंट है। इसमें सीबीआई, आईटी और ईडी ने क्या किया है? आप गिर फॉरेस्ट लैंड स्कैम ले लीजिए, जहां फॉर्मर मुख्यमंत्री की बेटी का नाम आया है। आप और कितने सारे स्कैम्स हुए हैं। आप छत्तीसगढ़ पीडीएस स्कैम ले लीजिए। अभी जो आजकल अखबारों में आ रहा है, छत्तीसगढ़ के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो दिन दिहाड़े उन्होंने रिकॉर्ड्स को ऑल्टर किया है, मैनिपुलेट किया है, लैंड ग्रैबिंग चल रही है। इस पे आईटी, ईडी और सीबीआई क्या कर रही है? आप बताइए। ये जवाब गोपाल जी को देना बहुत जरूरी है। व्यापम, पैनामा गेट, आइसलैंड तक के प्राइम मिनिस्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया था पैनामा गेट के नाम के बाद, उसका जब आ गया था नाम। पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या किया? मोदी जी ने उनसे इस्तीफा मांगा अपना। सो ये भारतीय जनता पार्टी की साम दाम दंड भेद की राजनीति चल रही है। और ये जितना कोशिश कर ले, ये जितना चाहे कि हमें डराने और धमकाने की कोशिश कर ले, हम इनकी विचारधारा और इनकी नीतियों का, इनकी लड़ाई लड़ेंगे और इनके खिलाफ इनको हराएंगे। और देश की जनता देख रही है, ये जितना ये मिसयूज कर ले एजेंसीज, इन्हें हम एक्सपोज करेंगे। चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और एक बात बहुत साफ करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो, यह हम भी चाहते हैं। सिर्फ इसलिए कि सरकार से आज सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भ्रष्टाचार की इस कार्रवाई के विरोध में हैं। हम चाहते हैं ऐसी कार्रवाई और हो, लेकिन सब पर हो। चुन कर जब निशाना बनाया जाता है तो फिर इससे राजनीति की बू अपने आप आने लगती है और जो एक स्वतंत्र लोकतंत्र की जो एक परंपरा है वो बाधित होती है। जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि डराया और धमकाया जा रहा है, किसी को काम नहीं करने दिया जा रहा। एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है।
यूं तो राजनीति और भ्रष्टाचार आपस में काफी गुथे हुए से लगते हैं। ऐसे में कार्रवाई किसी के खिलाफ भी हो, एक आम आदमी को लगता है चलो ठीक है एक और भ्रष्ट नेता निशाने पर आया। लेकिन सवाल तब उठता है जब चुन चुन के कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर होती है, तो कहीं ना कहीं जो एक जीत का रथ है उसको बिना किसी एक अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की तरह आगे बढ़ाने की कोशिश जैसा प्रतीत होता है, ना कि सिर्फ भ्रष्टाचार की लड़ाई। गोपाल जी हमारे साथ हैं। गोपाल जी, इसका जवाब आप दीजिए कि और कई मामले हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पनामा गेट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, और भी कई नाम उसमें थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। व्यापम पर बिल्कुल साइलेंस है। तो चुन चुनकर भ्रष्टाचार की पूरी लड़ाई सिर्फ विपक्ष के अलग अलग नेताओं के खिलाफ ही क्यों? बल्कि इसको ऐसे कहें कि आप कार्रवाई करने अच्छी बात है, लेकिन बाकी जगह भी नजर डालिए ना, बाकी जगह भी नजर डालिए। सवाल ये है। नहीं, बिल्कुल सब पे नजर डाल रही है। अभी आपको पता चलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी कितनी तरह की कार्रवाई की है। सभी पे कार्रवाई हो रही है, बिजनेसमैन पे कार्रवाई। ऑफिसर से ज्यादा पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, पॉलिटिशियन तो आप, हाँ नरेश जी सुन लीजिए, पॉलिटिशियंस पे तो कर ही रहे। देखिए अल्टीमेटली जो विषय है, जो इशू है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप बताओ कि इसके 39 सेंटर्स पे, मिस्टर शिव कुमार के 39 सेंटर्स पे आईटी की रेड हो रही है। वह तो उस इशू क्यों हो रही है, उसका इन्वेस्टिगेशन पहले से चल रहा था। कोई ये तो है नहीं कि परसों एमएलए वहां जाके रहने लग गए और इनके ऊपर रेड कर दी। और इनका कोई गुजरात से, शिव कुमार जी का तो गुजरात के एमएलए है नहीं। अब वो सिचुएशन जरूर ये है कि गुजरात के एमएलए ये सिर्फ क्या संयोग है गोपाल जी? भी हमने बताया कि गोपाल जी ये क्या संयोग है कि वो जो 42-44 विधायकों को लाकर बेंगलुरु में रखा गया उनकी उसकी पूरी जिम्मेदारी शिव कुमार के ऊपर थी? नहीं, देखिए एक बात सुनिए आप, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब इन एमएलएस को वहां रखा जैसे ही उसके रिजॉर्ट में, तब सरकार ने जागी और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी? सरकार तो बता रही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन पहले से चल रही है और उसके ऊपर ये रेड की। वो 5 दिन से पहले ही वहां छुपे बैठे हैं, तो वो क्यों वहां बैठे हैं? तो और अब 6 दिन और रहने वाले थे अगर, और सरकार ने इस रिजॉर्ट पे कोई रेड नहीं करी। शिव कुमार के ऊपर रेड करने में क्या प्रॉब्लम है? आप बताइए ना। अगर गुजरात के एमएलए पे करते, गुजरात के एमएलए पे बोलते, उनको पकड़ते, तब तो फिर भी कह सकते। शिव कुमार का गुजरात के एमएलए से इतना रिलेशन है कि उसके रिजॉर्ट में रह रहे हैं, तो रहने दीजिए ना। तो सरकार अगर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आईटी डिपार्टमेंट कर रहा है, और उसको 9 करोड़ रुपए दिल्ली के ऑफिस से 5 करोड़ रुपए मिल गए, तो अब कैश रखने का मतलब क्या है? 5 करोड़ रुपए तो आप रख ही नहीं सकते। 2 लाख से ज्यादा आप साल में विड्रॉ नहीं कर सकते कैश में। डिमोनेटाइजेशन के पास नहीं, ये गलत जानकारी है। करोड़ आए कैसे? गोपाल जी, 2 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, लेकिन आप कितना कैश रख सकते हैं इसको लेकर अभी कोई कानून नहीं बना है। बना है तो बताइए। नहीं, कानून अगर आप कैश ट्रांजैक्शन पर लिमिट है, अभी तक होल्डिंग पर कोई लिमिट नहीं है। कहां से आया? और उनकी जो डिक्लेयर्ड संपत्ति और 250 करोड़ है, वो 5 करोड़ सही थे या गलत थे उसका तर्क हम नहीं दे सकते और उसमें जाना भी नहीं चाहेंगे। और हम बार बार कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों पर आप खूब नकेल कसिए, बिल्कुल, लेकिन चुन चुन कर मत तय कीजिए। ये हमारी खाली आपसे, तो कैसे कसें? आप बीजेपी वालों पर भी कार्रवाई कीजिए ना। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के किसी पॉलिटिशियन में भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं, बीजेपी में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है क्या? अगर आप ऐसी कोई नजीर पेश करते, कांग्रेस ने तो अगर आप एक ऐसी नजीर पेश करते कि 10 हमने विपक्ष के अगर पकड़े तो एक अपने तो सही सुनिए नरेश जी, सुन तो लीजिए नरेश जी, सुन तो लीजिए। अगर आप कहते हो कांग्रेस ने कितना मोदी जी को फंसाने की कितना कोशिश करी, अमित शाह जी को फंसाने की कितना कोशिश करी, उनको नहीं मिला। अब इन लोगों ने भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थे। ये अगर लालू यादव, ममता बनर्जी, शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, इन चीजों में ये जो नेशनल हेराल्ड, बॉफर्स, इटली से जो ऑगस्टा वेस्टलैंड, अरे ये लोग इतने निरंकुश हो गए थे, ये खुल के भ्रष्टाचार करने लग गए थे। इन लोगों को कोई डर ही नहीं था, क्योंकि इन्हें लगता था इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां तो हमारे कब्जे में, हमें तो कुछ पकड़ेंगे ही नहीं। भ्रष्टाचार इनके लिए मुद्दा ही नहीं था, वह तो उसको नॉर्मल मानते थे। उनके सारे लोग ऊपर से नीचे से, डी राजा, कौन सा एमपी, कौन सा मिनिस्टर था जो भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त पाया गया? तो अगर ये लोग इतने लिप्त थे तो आज इन्वेस्टिगेशन में यही फंसेंगे। अब भाजपा के पास तो केंद्र में सत्ता आई, अभी पहले
4-5 साल, अब 3 साल से आई है, फिर भी 3 साल में कोई मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, तो अपने आप में यह एक एग्जाम्पल है। प्रधानमंत्री पे नहीं लगा, वहां तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर इतने आरोप लगे। तो अल्टीमेटली आप सुनिए, जब आरोप लगेंगे तो उसी पे तो लगेंगे ना जिसने भ्रष्टाचार किया होगा, उस पे कैसे लग जाएंगे जिसका अभी ये अजीब सी बात है। आप ये कह रहे हैं कि अगर आरोप लगे तो भ्रष्ट है ही, आप ऐसा कह रहे हैं? नरेश, एक मिनट रुकिए, गोपाल जी ने यहाँ पर कुछ अभी अहम कह दिया है। आप कह रहे हैं कि अगर आरोप लग रहे हैं तो भ्रष्टाचार जरूर किया है, तो आप पर भी तो आरोप लगे कि 15-15 करोड़ रुपए में आप खरीद रहे हैं विधायक। भ्रष्टाचार है ये कब? आप पर भी तो आरोप लगा कि 15 करोड़ में विधायक खरीद रहे हैं। आरोप की तो बात कर, आरोप आप कौन लगा रहा है? एक आईटी डिपार्टमेंट लगा रहा है, ईडी लगा रहा है, उसके पास प्रूफ है, आप प्रूफ लाइए ना। अच्छा, आप पर आरोप लगेगा तो प्रूफ लाइए, डायरी के बेस पे आप आरोप बताइए अग्रवाल साहब। आदिल जी क्या कह रहे हैं, अपनी बात रखिए। नरेश जी आप शारिक भाई आता हूं, सहारा डायरी में सोनी साहब सीधा सहारा बिरला डायरी में सीधा मोदी जी का नाम लिखा गया था, सीधा। इसमें कोई विवाद का विषय नहीं। पैनामा गेट के एक्सपोजे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बेटे का नाम है कि इनके पास एक फॉरेन बैंक अकाउंट था। इस पे इन्होंने कार्रवाई की, बिल्कुल कार्रवाई नहीं की। और मैं अग्रवाल साहब को याद करवाना चाहूंगा कि बंगारू लक्ष्मण इनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के कारण शिवकुमार का आरोप कैसे खत्म हो गया? बंगारू लक्ष्मण जी जिन्हें कन्विक्ट किया था, शिवकुमार बंगारू लक्ष्मण इनके ही राष्ट्रीय आरोप कैसे खत्म हो गया इस बात? तो ये है आपका इतिहास। लालू यादव जी का आरोप कैसे खत्म हो गया इसके बाद से? इन बातों से लालू यादव जी का आरोप कैसे, लालू यादव जी का भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो गया? अगर आप कहते हो सहारा डायरी में नाम है तो इसका मतलब लालू जी को छोड़ दिया जाए? अग्रवाल साहब, आपने कार्रवाई की सहारा डायरी में, कोई कार्रवाई की है, आपने व्यापम में कार्रवाई की है, आपने गुजरात पेट्रो स्कैम में कार्रवाई की है, आपने गुजरात गिर फॉरेस्ट लैंड स्कैम में कोई कार्रवाई की है, आपने अरुणाचल डैम स्कैम में कोई कार्रवाई की है, आपने छत्तीसगढ़ पीडीएस स्कैम में कोई कार्रवाई की है? बताइए, देश जानना चाहता है। मोदी जी ने नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, तो देश को बता देंगे में 50 से ज्यादा, अग्रवाल साहब 50 से ज्यादा बता देंगे विटनेसेस की हत्या की गई है। आपने उसमें कोई कार्रवाई की है? आदिल इस पूरी बात कोई कार्रवाई की है? हत्याएं की गई है? आदिल एक बात और भी है ना, जहां तक सहारा बिरला डायरी की बात है, वो तो कोर्ट ने ही उसको प्रूफ मानने से इनकार कर दिया। इस बात पर भी हमें चर्चा करनी होगी। बात वो नहीं है। तो बात कैसे नहीं है? जब नाम आया था इनकम टैक्स अथॉरिटीज के असेसिंग ठीक है, शारिक अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। जरूरी है, असेसिंग ऑफिसर ने आप इंडाइट किया था। ठीक है आदिल, ठीक है, यहाँ पे शारिक कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से, बार बार इस बात की दलील दे रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं था। अगर ये जो छापा पड़ा है उनके रिजॉर्ट पर डीके शिव कुमार के, अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं था तो कर्नाटका पुलिस को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया? क्या आपका कर्नाटका पुलिस के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है? क्या आप उनका मोरल डाउन कर रहे हैं? आपने कर्नाटका पुलिस का सीधे सीधे मोरल डाउन कर दिया है। यानी कि जो भी वहां पे पुलिस है वो पूरी की पूरी उस पे ट्रस्ट, आप उसको ट्रस्ट ही नहीं करते। अब यही अगर आपकी सरकार अगर आ जाती है अगले साल तो सब के सब ट्रस्टवर्दी हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि नहीं है? अब आप बताइए, आप है कि नहीं है? आपने उसी पुलिस पर भरोसा नहीं किया। अगर आपकी कल को सरकार आ जाती है तो आप सबको उसी में अपने तरफ लगा लेंगे। सुनिए, सुन लीजिए, आदरणीय शिव कुमार जी को क्यों टारगेट किया? आदरणीय शिव कुमार जी के ऊपर क्योंकि केसेस थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। वो 44 एमएलए उनको पकड़ लेते 5 को, तब तो आप कहते अरे आरोप जिसके है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि 10 लोगों में से आपने एक को क्यों, तो आप 9 नाम और बता दो, उनको भी रेड कर देंगे हम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके ऊपर 9 लाख नोटिस भेजे। आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बेटे पे कोई कार्रवाई करिए, पैनामा गेट पे कोई कार्रवाई करिए। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ गया। जो बात एक बार शारिक अहमद ने सुनिए, नरेश जी आप एक बारी बात सुन लीजिए। अभय जी, ये जो दोनों लोग बात उठा रहे हैं कि स्टेट पुलिस को कॉन्फिडेंस में, नरेश जी आप मेरी एक बात सुनिए। क्या वाकई में ये क्या जरूरी है कि अगर आईटी की रेट पड़ रही है तो स्टेट पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी क्यों है? देखिए, क्योंकि आमतौर पर जो सेंट्रल की एक्टिविटी हो, जहां तक मैं जानता हूं, स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना आईटी रेड कर सकते हैं, इसमें कोई सवाल नहीं। वो आईटी रेड कर सकते हैं, ये बात सही है, आपकी बात गलत नहीं है। लेकिन अगर वो स्थानीय पुलिस को अपने साथ में लेते हैं
तो फिर उस पर आपत्ति कम होती है। वो पूरा छापा सर, जो है अगर वो ज्यादा स्वाभाविक लगता है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि कार्रवाई करनी है तो लोकल पुलिस को आप किस वही मैं कह रहा हूँ आपकी बात में कहना जा रहा था, क्योंकि उन्होंने राज्य सरकार के एक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी थी और वहां पे सरकार भी जो है विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस को वहां पर ले गए होंगे। दूसरी एक और बात, जो डायरी का सवाल बार बार आ रहा है उस पर मैं कह रहा हूं कि डायरी को अगर अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा तो अदालत को सबूत के तौर पर मानने से इनकार कर देगी, लेकिन डायरी के आधार पर जो जांच एजेंसियां हैं वो आगे जांच कर सकती हैं। डायरी को एक सुराग के तौर पर वो जांच के एक महत्वपूर्ण सुराग के तौर पर देख सकती हैं। हाँ, एविडेंस नहीं है, सुराग देख सकती हैं और आगे वो नए सबूत खोज सकती हैं। तो जो सहारा बिरला डायरी थी, सहारा बिरला डायरी पे अगर जांच एजेंसियां ईमानदारी बरतती तो उसको एक सुराग के तौर पे देखती और उस पर आगे जांच करती और उससे भ्रष्टाचार के और मामलों का खुलासा होता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या कोई हो, उनके खिलाफ मामलों का खुलासा होता। लेकिन हम जानते हैं, हम सब आदर्श की बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री है देश का, उसके खिलाफ जांच एजेंसियां जांच नहीं करेंगी, हमें पता है। ठीक है। अच्छा गोपाल जी, एक बात और बताइए कि जो कि बार बार आरोप ये भी लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जिस सीट से अहमद पटेल खड़े हो रहे हैं वो सीट बीजेपी जीतना चाहती है, इसी के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है। 2 सीट पहले आप गुजरात में जीत रहे हैं, तो इस एक सीट को लेकर ही पूरी लड़ाई है, ये जो आरोप लग रहे हैं, इस पर आपका क्या जवाब? देखिए, मेरा कहना है कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिक्स में है इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, जीतने के लिए हम अपना प्रयास जो भी करें। अब उसको आप चीज को इसलिए सवाल है सर, इलेक्शन जीतना, इस जीत की कोशिश में एजेंसियों के लेकिन अगर आप उसे कहते हो नहीं तो क्या, जब तक गुजरात इलेक्शन नहीं होगा, हम देश के किसी हिस्से में, कर्नाटक, गुजरात में कोई हो रहा हो बात है, कर्नाटक में भी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते और सरकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। आप क्यों ये चर्चा नहीं कर रहे कि जो आरोप है या जो उसमें चीज मिले उसको तो छोड़ के हमारी एजेंडा और इंटेंशन पे डिबेट कर रहे हो? अरे वो हो सकता है आप करिए वो, लेकिन लेसर इंपॉर्टेंट है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यह भ्रष्टाचार में अपोजिशन के लीडर्स क्यों इन्वॉल्व हैं, क्यों वो लोग, देश आज यह जानना चाहता है कि आपने 65 साल देश को क्यों लूटा और क्यों नहीं आप लोगों ने कार्रवाई की। मैं तो कांग्रेस से कहता हूं कि कर्नाटक सरकार अगर इसके ऊपर पहले ही कार्रवाई करती, क्यों नहीं करी? हमारा प्रश्न उनसे है कि जो शिव कुमार जो भ्रष्टाचार में उनने नोटिस दिया, 65 साल में 6 साल इंक्लूडेड है क्या जिसमें अटल जी भी प्रधानमंत्री थे? 962 साल में 6 साल भी इंक्लूड कर लिया क्या जिसमें अटल जी भी प्रधानमंत्री थे? नहीं, हमने 70 नहीं, मैंने 70 में से 5 हटा दिए हैं, 65 साल इसीलिए का है। तो आप समझ, अच्छा, उस 2.5 साल को जोड़ लिया क्या जिसमें अटल जी और अडवाणी जी भी कैबिनेट मंत्री थे मोरारजी देसाई के सरकार में, उसको भी जोड़ लिया क्या आप लोगों ने? में यहाँ पर आप बिल्कुल समझ रहा था, आप यही जवाब देंगे। तो आप 2.5 साल को जोड़ा या नहीं जोड़ा? 2.5 साल को जोड़ा या नहीं जोड़ा जिसमें अटल जी और अडवाणी जी कैबिनेट के हिस्सा थे? गुजरात की राजनीति है नरेश जी, इस पूरे बहस के केंद्र में गुजरात की राजनीति है और अहमद पटेल सांसद में फंस गए हैं इसके अंदर। इशू ये है कि तो अगर हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं शारिक भाई एक मिनट रुकिए, शारिक भाई एक मिनट, हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग जानते हैं गुजरात की राजनीति में अहमद पटेल की क्या भूमिका होती रही है पिछले दिनों। हमेशा हम लोग कहते रहे हैं कि भाई गुजरात में कांग्रेस जीत नहीं सकती चुनाव। क्यों नहीं जीत सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो केशु भाई पटेल रहे हों, बाद में नरेंद्र मोदी रहे हों, कुछ ना कुछ गुजरात की भारतीय जनता पार्टी के साथ में, कांग्रेस की वहां के नेतृत्व के साथ में कुछ ना कुछ सेटिंग रहती थी। अब इस सेटिंग को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अगर आप कहें इसका सबूत दीजिए तो सबूत भी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हम और आप पत्रकार के तौर पर इस बात को जानते हैं कि ऐसा होता था। तो अब ये जो अहमद पटेल के ऊपर जो सांसद संकट आया है, सांसद आई है, ये दरअसल उन्होंने जो किया है अभी तक गुजरात में, ये एक तरह से उसका खामियाजा भी उठा रहे हैं। ये भी एक देखने की बात है कि अगर राजनीति में आप पारदर्शी रहते हैं, अपनी तरफ से लगातार आपकी भूमिका ईमानदार रहती है, तो आपके ऊपर हमला होने की गुंजाइश कम रहती है। नरेश जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं। जी गोपाल जी, देखिए नरेश जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं आज आपको कहूं कि आप ये डिबेट क्यों कर रहे हैं, आपका इंटेंशन खराब है, एजेंडा खराब है, तो वो तो किसी के भी आरोप लगा दो कि आप इस बार, अरे आप फैक्ट पे आइए। जब सरकारें चल रही है, जब इतनी बड़ी स्टेज लगी हुई है, तो आप फैक्ट पे आ जाइए। आप कह सकते हो कि गोपाल जी इतनी मासूमियत भी अच्छी नहीं है।
मैं गोपाल जी, इतनी मासूमियत भी अच्छी नहीं है कि फैक्ट पे आ जाइए। फैक्ट तो बहुत से हैं। ये भी तो एक जो राजनीतिक आलोचना हो रही है, ये भी तो एक तथ्यात्मक रूप से राजनीतिक आलोचना हो रही है। नरेश जी, नहीं, एक मिनट शारिक भाई, नरेश जी, एक मिनट शारिक भाई, नरेश जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से। आप कह सकते हो, मैं नरेश जी, नहीं, हाँ बताइए। हाँ गोपाल जी अपनी बात। नरेश जी, एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड पहले गोपाल जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि इंटेंशन आप किसी की भी डाउट कर सकते हैं। मैं इंटेंशन की सफाई देने को तैयार ही नहीं हूं, क्योंकि इंटेंशन की क्या सफाई दूंगा? आप कहोगे मैं बदमाशी से बोल रहा हूं, मैं कहूंगा नहीं बोल रहा हूं, यही बात चलती रहेगी। उसका कोई प्रूफ क्या है? तो अब बात यह है, पनामा पेपर में जो नाम आया वो अपने आप में प्रूफ नहीं था क्या? मैं आपको प्रूफ देता हूं। सोनी साहब, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। उस पर तो कोई रेड हमने पढ़ते हुए नहीं सुनी। चलिए आदिल सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। आदिल सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। सोनी साहब, तो आदिल सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। तो ठीक है गोपाल जी, सोनी साहब, गोपाल जी आपने प्रूफ की बात की, आदिल जी से प्रूफ लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के में भारतीय जनता पार्टी के आप इतिहास देख लीजिए पिछले 3 सालों में। सुनते लीजिए अग्रवाल साहब, आपको प्रूफ चाहिए, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। आपको प्रूफ देता हूँ, आपको तत्व पेश करता हूँ। आपने तत्व मांगे, 2013 में आप सरकार थी, आपकी आप ही देते ना प्रूफ, हमें क्यों दे रहे हो? अरे भाई साहब सुनते लीजिए, आप सुनना नहीं चाहते, गोपाल जी आप जब कह रहे थे तो आदिल जी ने सुना यही ना, सच्चाई है। सुनिए अब एक मिनट, आप एक्सपोज हो जाओगे, आप एक्सपोज हो जाओगे। सुनते लीजिए, 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, इनका यही पैटर्न रहा है कि जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उधर ये अपनी सरकार बनाए। अब ये इन्होंने तत्व और प्रूफ मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि अग्रवाल साहब सुप्रीम कोर्ट को तो विश्वास करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे तो विश्वास पूरा इनका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अरुणाचल में और उत्तराखंड में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीधा स्पष्ट तरीके से कहा है कि लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को टॉपल करने का षड्यंत्र रचा गया था। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। आप पैटर्न देखिए सोनी साहब, उत्तराखंड, अरुणाचल, ये दोनों स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। गोवा, मणिपुर में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, बोमाई की जजमेंट बड़ी क्लियरली कहती है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नर को इनवाइट करना चाहिए। इन्होंने गवर्नर भी इन्होंने अपने एजेंट लगाए हुए हैं, गवर्नर ने लॉ फॉलो नहीं किया। मणिपुर में एक इंडिपेंडेंट, देखिए आज हम बात कर रहे हैं एजेंसियों के मिसयूज की, ये पूरी मीडिया को पता है, पब्लिक डोमेन की बात कर रहे हैं, अपहरण किया गया था। आज हम एजेंसियों के मिसयूज की बात कर रहे हैं ना। आपको लगता है क्या? अच्छा आदिल भाई एक बात बताइए, मैं आपको एक बात, आदिल भाई एक बात बताइए, एक मिनट शारिक भाई, आदिल भाई एक बात बताइए, नरेश जी आप क्या ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं इस देश की जनता को कि जब भी आपका राज हुआ, आपके राज में कभी एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं हुआ? आप जिस सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहे हैं ना, उसी सुप्रीम कोर्ट ने आपके राज में कहा था कि सीबीआई तो बंद तोता हो गया है। तो हमारा आरोप तो तमाम पार्टियों के ऊपर है, राजनीति में भ्रष्टाचार भी उतना ही गुद गया है, और क्योंकि भ्रष्टाचार गुद गया है इसलिए एजेंसियों का दुरुपयोग करना बाध्यता हो गई है। अब आदिल सिंह जवाब देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के समय में सीबीआई ऑटोनोमस एजेंट, मुझे जवाब देने दीजिए सोनी साहब, आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है। मैं अब आपको एक और उदाहरण देता हूं। जब एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अमित शाह जी को डिस्चार्ज किया था, सीबीआई ने उसके खिलाफ अपील फाइल की, हाई कोर्ट ने नहीं फाइल की, जाकिया जाफरी ने जाके अपील फाइल की। अगर ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, दुबे साहब भी इधर बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हें पता होगा, अगर डिस्चार्ज होता है तो सीबीआई जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी होती है वो जाके हाईकोर्ट में अपील करती है। अमित शाह जी के खिलाफ सीबीआई ने अपील नहीं फाइल की। ये सीबीआई को इन्होंने आज अपना एक हैंडमेडन बना लिया है। सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो, स्टेट एजेंसीज हो, पहले तो ये कहते हैं कि आप पैसे लीजिए, अगर आप पैसे को अगर रिफ्यूज करते हो उसके बाद ये आपको डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की हकीकत। आज लोकतंत्र का हत्या की जा रही है, और ये हमारा फर्ज बनता है सोनी साहब, हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है कि अपनी आवाज बुलंद करे। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है आज हिंदुस्तान में, हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य है। लोकतंत्र आज खतरे में है। मोदी जी और अमित शाह जी के पीछे इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट किया जा रहा है। केस बना रहे थे झूठे। ठीक है गोपाल जी, सैफरन टेरर, अरे ठीक है गोपाल जी, बिना बात पे सैफरन टेरर का ले आए। ठीक है गोपाल जी, ठीक है गोपाल जी एक मिनट, पूरी शारिक भाई अपनी बात करते हैं, इसीलिए इन्हें शारिक भाई अपनी बात रखिए जी।
हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने एक सवाल किया कि सीबीआई के मिसयूज के बारे में, तो जब ये सरकार नई आई थी तभी इसके इन्होंने अपना जो रंग दिखाया था वो कैसे दिखाया था मैं बता दूं कि उस वक्त जब सरकार आई थी 16 मई को रिजल्ट आए थे, उससे 3 दिन पहले कुछ लोगों के नाम गए थे सुप्रीम कोर्ट में जज के एलिवेशन के लिए, जिसमें से 2 नाम डायरेक्टली एलिवेशन के लिए गए थे, जिसमें से एक नाम था गोपाल सुब्रमण्यम का। उसको सीबीआई और आईबी दोनों से क्लियरेंस मिल चुका था। जब भी कोई अपॉइंटमेंट होता तो उसे आईबी का क्लियरेंस होना होता है, वो क्लियरेंस मिल चुका था। पर जैसे ही 16 मई के बाद सरकार नहीं आती है 26 मई को, उसके बाद एक सस्टेन्ड मीडिया कैंपेन चलता है उनके खिलाफ उनको मजबूर किया जाता है कि वो अपना नाम विड्रॉ कर लें। और ये कौन है गोपाल सुब्रमण्यम? ये वही गोपाल सुब्रमण्यम है जो सोहराबुद्दीन शेख केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अमाइकस क्यूरे अपॉइंट किए गए थे। इन्हीं की वजह से भाजपा के आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कई साल तक जेल में रहना पड़ा था। उनका गुजरात से उनको तड़ीपार इसीलिए करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने अपनी सही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी। इस वजह से जो आईबी जिस आईबी ने सारे क्लियरेंस दे दिए थे 16 मई 2014 से पहले, उसी आईबी ने अनर्गल आरोप लगाए, अवांछित आरोप लगाए, इतने ऐसे आरोप लगाए एक ऐसे देश के एक बड़े टॉप मोस्ट जूरिस्ट के ऊपर कि जिसको अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आप खुद समझेंगे कि किस लेवल तक यहाँ पर किस लेवल तक वेंडेटा का इस्तेमाल किया गया है। ये है सही चेहरा, ये अभी चाहे कितनी भी कुछ भी बातें कह लें उसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। हर तरह से अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है। आप देख लीजिए दिल्ली में क्या हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ हंगामा होता है। दिल्ली के लोग सफर कर रहे हैं, हम और आप दिल्ली में रहते हैं, रोज हंगामा होता है। एक मुख्यमंत्री इतने प्रचंड बहुमत के साथ चुन करके आता है, उसके विधायकों को रोज तोड़-फोड़ हो रही है, विधायकों को रोज अरेस्ट करने के लिए साजिशें की जाती हैं। छोटे आरोपों में उससे बड़े आरोप है रूलिंग पार्टी जो सरकार की पार्टी है उसके विधायकों और सांसदों के ऊपर एक से बड़े आरोप हैं। छोटे आरोपों में आम आदमी पार्टी के विधायकों को अरेस्ट किया जा रहा है। ये कहां तक न्याय संगत है, आप मुझे बताइए। ठीक है अभय जी, राजनीति में अब किसी पार्टी की बात कर लीजिए, कोई दूध की धूली नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं, बार बार बातें भी आती है, और कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके किसी न किसी नेता के खिलाफ कोई इस तरह के गंभीर चार्जेस आए ना हो। राजनीति में आर्थिक अपराध खास तौर पर अच्छे से गुथा हुआ है। ऐसे में इन एजेंसियों का दुरुपयोग कहीं जाके ठहरेगा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन आपको कहीं वो तस्वीर दिखती है क्या कि ये मुमकिन हो सकता है, या हम हर बार ऐसी ही बहस करते रहेंगे कि ऐसा क्यों? देखिए, इस रवैये से तो राजनीतिक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। राजनीतिक भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए संस्थागत उपाय करने होंगे। ठीक है गोपाल जी आऊंगा। राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए संस्थागत उपाय करने होंगे। गोपाल जी आऊंगा, मैंने तमाम पार्टियों की बात की है, सुधार करने होंगे। मैंने तमाम पार्टियों की बात की है गोपाल जी, जितनी भी पार्टियां हैं कोई दूध की धूली नहीं। उपयोग की बात और दुरुपयोग में बस मैंने कहा ठीक है। चुनाव सुधार बड़े पैमाने पर करने होंगे। अगर चुनाव सुधार हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार की गुंजाइशें बहुत घट जाएंगी। केवल यही तरीका है। न पिछली सरकार चुनाव सुधार करना चाहती थी, न ये सरकार चुनाव सुधार करना चाहती है। जब तक चुनाव सुधार नहीं होंगे तब तक राजनीतिक भ्रष्टाचार करने का तर्क रहेगा, और तमाम नेता कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हो, वो उसके अंदर शामिल होते रहेंगे। जो सत्ता में होगा वो कहेगा कि हमारा भ्रष्टाचार नहीं है, जो विपक्ष में होगा वो कहेगा नहीं आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, हमारे भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार बता रहे हैं। तो इस तरीके की अंताक्षरी चलती रहेगी संसद के अंदर और संसद के बाहर, टीवी स्टेशनों में और सब जगह चलती रहेगी। कुल मिलाकर लोकतंत्र का पतनक्षय होता रहेगा। हमने तमिलनाडु में एक तरह की वेंडेटा पॉलिटिक्स देखा जो कि बहुत एक्सट्रीम पर चला जाता था। जो भी मुख्यमंत्री आता था पिछले मुख्यमंत्री को गिरफ्तार वैसा ही हो रहा था। अब मैं वही सवाल क्या हम उस दिशा में जा रही है केंद्र की राजनीति? निश्चित रूप से वही जा रही है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह भी दिया है जो हमारा मौका आएगा, उन्होंने कह दिया है ये आपके साथ भी होगा, हमारा मौका आएगा तो आपके साथ यही होगा। तो अभी भाजपा कर रही है, भाजपा के पास सारी ताकत है। अनंत काल तक तो भाजपा के पास ताकत नहीं रहेगी। जब भाजपा के पास ताकत नहीं रहेगी, जो नए हुक्मरान आएंगे वो भाजपा वालों को निशाना बनाएंगे। चलिए, यानी यही होता रहेगा। गोपाल जी अब अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, पहली बात, एक तो दुरुपयोग और दुरुपयोग में बहुत बड़ा अंतर है। दुरुपयोग आप तय नहीं कर सकते, हाँ ये कह सकते हैं आपने उपयोग किया है। सबसे पहली बात कि अगर इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं होते, जिसके ऊपर आरोप है या जिसके ऊपर ईडी और आईटी के लोगों को, सीबीआई को
कुछ साक्ष्य मिले हैं, उन्हीं पे कार्रवाई होगी। और इस बात के लिए ये निश्चिंत रहे अपोजिशन वाले कि सरकार भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगी। ये हमारा स्टेटेड प्रिंसिपल है। ये इसी मैंडेट पे हमने सरकार बनाई थी कि देश से भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर देंगे और कोई भी किसी भी पद पे होगा उसको भ्रष्टाचार गोपाल जी, कोई एक आखिरी सवाल, बहुत अच्छी बात आपने कही, इन्होंने भ्रष्टाचार बहुत अच्छी बात आपने कही। गोपाल जी, एक आखिरी सवाल ये है, आदिल साहब आप गोपाल जी, आपने जब नई नई सरकार बनाई है ना बिहार में, 29 में से 22 मंत्री पर कोई न कोई आरोप है, उन पर आप क्या एक्शन लेंगे फिर ये भी बताइए। ये जो आरोप लग रहे हैं ना, खाली चुन चुन के सामने की ओर गोली दागो और अपने सबको बचा लो, इस आरोप को आप खत्म तभी कर पाएंगे जब वाकई में आप अपने गठबंधन और अपनी पार्टी के भी उन चुनिंदा लोगों पर एक्शन लेते हैं जिन पर आरोप है। बताइए क्या एक्शन लेंगे? आरोप की केवल बात पे मैंने कभी नहीं कहा केवल आरोप पे एक्शन लिया जाएगा। हाँ, आरोप पे केवल एक्शन नहीं होगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको तथ्यों आरोप पर इन्वेस्टिगेट तो करेंगे नहीं करेंगे, उसे सबूत मिलेंगे, कुछ पॉइंट इन्वेस्टिगेट करेंगे तब सबूत आएंगे ना। क्यों कर ही रहे हैं। और प्रदेश सरकार का तो ये जो बिहार में अपनी नई सरकार बनाई है, 22 मंत्री उसमें दागी है, कोई ना कोई आरोप है, उनकी जांच आप करवाएंगे क्या? केवल दाग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो होएगी, सभी हो रही है। आप पनामा पेपर की बात करें, एक हाई लेवल कमेटी बैठी हुई है, उसकी व्यापम में 50 विटनेसेस की हत्या की गई है, 50 विटनेसेस की हत्या की गई है। अरे कार्रवाई की आपने उस पे? मेरी बात सुन लीजिए, व्यापम आपके टाइम पे था, आपने पूरी तरह से पूरी कोशिश करी थी, आपको साक्ष्य होते तो उस पे इन्वेस्टिगेशन पनामा गेट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बेटे का नाम है, वो आपका सांसद है, 2013 लोकसभा में आपका सांसद है गोपाल जी। अरे तो उसका सीधा नाम है कि उसका फॉरेन बैंक अकाउंट था। आपने ईडी और आईटी उधर तो भेजी नहीं, उधर क्यों नहीं छापे कर रहे आप? वो आपका सांसद है। 2013 में पनामा पेपर आए थे, आप उस पे एक्शन ले सकते थे। आप ये आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी भी बने हुए हैं। आप बोल दीजिए शिव कुमार जी। चलिए ठीक है। हाँ, आप ये बोलिए कि शिव कुमार जी, आप बताइए तो सही, जवाब तो दीजिए। आप जवाब ही नहीं दे रहे वाली बात है। लालू यादव गोपाल जी, आप जवाब तो दीजिए। ठीक है, पूरे विश्व में प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए हैं और आपका मुख्यमंत्री अभी भी जारी। रुकिए एक मिनट रुकिए, बहुत कम वक्त बचा है, बहुत संक्षिप्त में आपका जवाब चाहूंगा। क्या अब इस देश की नियति बन चुका है कि अब जब भी सरकारें बदला करेंगी, विपक्ष हमेशा इसी तरह के आरोप लगाएगा और पक्ष जो सरकार होगी वो इसी तरह के एक्सक्यूजेस देता रहेगा कि देखिए ये मजबूरी है इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, सामने वाला भ्रष्टाचारी। जिस तरह की राजनीति इस वक्त हो रही है, इसका नतीजा वही होगा जो आप अभी कह रहे हैं। अभी राजनीति हो रही है, भ्रष्टाचार को राजनीति का औजार बना लिया गया है, और ये औजार दूसरे हुक्मरान जब आएंगे तो उस औजार को इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तब निशाने पर वो लोग होंगे जो आज इस औजार को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर राजनीति और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू कई बार नजर आते हैं कि जिस तरह की राजनीति खासतौर पर आज हो रही है। ऐसे में अगर आप सिर्फ बीजेपी से ये पूछेंगे कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों, तो शायद कहीं ना कहीं आपकी अपनी मंशा पर सवाल उठेंगे। इसलिए सवाल यह है कि भ्रष्टाचारियों पर आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन अपने वालों को बिल्कुल एक सेफ कवर जो दे रहे हैं, सवाल उस पर ज्यादा है। ट्रांसपेरेंसी की एक कमी है, सवाल उस पर है। लेकिन सच शायद ये है कि जैसा कि अभी अभय जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार एक औजार है, तो जब तक राजनीति में भ्रष्टाचार है, इस औजार का इस्तेमाल ऐसे ही होता रहेगा। नमस्कार।